हम्म। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक मरीज मेरे पास आया। उसे गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। वह 45 साल का है। उसे लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका वजन ज्यादा नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। लेकिन उसके डॉक्टर ने उससे कहा, कैल्शियम जांच करवाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी और तुम्हारे एक साथी की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये उसकी धमनी है और उसमें कैल्शियम जमा हो गया है। तो वह मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे भी उपवास करवाएंगे, क्योंकि आप उपवास करने वाले डॉक्टर हैं? मैंने कहा, यह निर्भर करता है। निर्भर करता है, मुझे देखने दो कि तुम्हें क्या हो रहा है। देखता हूं तुम्हें क्या हो रहा है। तो उसके पास ये कैल्शियम क्यों है? तो जाहिर है मैं मेटाबॉलिक टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मैं इंसुलिन पर ध्यान देता हूं और उसका इंसुलिन सामान्य आता है। सब ठीक है। इंसुलिन बहुत अच्छा है। एक सी सामान्य है। हाँ, उसे उसे कोरोनरी कैल्शियम है। तो फिर मैं उसके लिवर का अल्ट्रासाउंड करता हूं और उसे फैटी लिवर है। तो मैं कहता हूं, जरा रुको, तुम्हें फैटी लिवर क्यों है? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि उसे फैटी लिवर क्यों है। एक वजह तो यह है कि उसे हमेशा इंसुलिन ही मिलता है ना? लेकिन उसका इंसुलिन ठीक था, तो यह कोई समस्या नहीं है। एक और वजह है शराब। वो मुझसे कहता है कि वह शराब नहीं पीता। वह शराब नहीं पीता। हे भगवान, क्या तुम प्रोटीन शेक इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ मजबूत बनना है ना? तो वह कहता है, नहीं, मैं प्रोटीन शेक नहीं लेता, क्योंकि इसमें ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं। अगर आप इनका ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे फैटी लिवर हो सकता है। उसे यह नहीं है। उसे नहीं है। तो तुम्हारे फैटी लिवर का कारण क्या है? खैर, हेपेटाइटिस संक्रमण। उसे कोई नहीं है। मैं उस पर हेपेटाइटिस पैनल कर रहा हूं, सब कुछ नेगेटिव है। तुम्हें फैटी लिवर क्यों है? तो फिर तुम्हें फैटी लिवर क्यों होगा? अच्छा, फैटी लिवर में जो जाता है वो पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन क्या है? पोर्टल वेन ही वह स्थान है जहां से आंत से पोषक तत्व आते हैं। यह तुम्हारी तुम्हारी मलनली है। हम सभी के पास एक मलनली होती है। तो कभी कभी आप जानते हैं, वहां से निकलने वाले सभी पोषक तत्व पोर्टल वेन में आते हैं और प्रसंस्करण के लिए अगला स्थान लिवर है। तो प्रसंस्करण के लिए पहला स्थान आपके शरीर में आने वाली किसी भी चीज का सीमा नियंत्रण आपके पेयर्स पैच हैं, जो आपकी आंत की दीवार में होते हैं। ये जठरांत्र संबंधी। तो जब आप कुछ खाते हैं तो ये यहां पहुंचता है, एंजाइमों के साथ मिल जाता है। और वैसे आपके पास केवल लगभग 18 एंजाइम होते हैं और वे उस भोजन को पचाते हैं, उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और फिर यहां ये सारे बिंदु क्या हैं? ये भोजन के कण हैं, ठीक है? लेकिन आपकी आंत में कुछ और भी है, और ये आपकी आंत के अंदर ये छोटे लाल बिंदु है। तो अब ये भोजन यहां आता है, बैक्टीरिया यहां है, और लसिकावत तंत्र सब कुछ संसाधित करता है। यहां सब कुछ नियंत्रित रखता है। यहां म्यूसिन की एक अच्छी परत होती है। म्यूसिन की एक मोटी परत, जो मल नलिका को आपके रक्त प्रवाह से अलग करती है। इसके अलावा इस परत में सभी कोशिकाएं एंजाइमों द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं। तो ये गैप जंक्शन है और ये सभी बरकरार हैं। इसलिए ये किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देते। ये पूरी तरह से बरकरार हैं। ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, केवल कुछ चीजें ही अंदर आ सकती हैं। कुछ चीजें अंदर नहीं आ सकती।
तो हमारी रक्षा प्रणाली म्यूसिन परत है, लिम्फोइड प्रणाली गैप जंक्शन। लेकिन क्या होगा अगर यहां कोई रिसाव हो और कुछ अंदर जा रहा हो, और अगर कुछ अंदर जा रहा हो तो यह पोर्टल वेन में पहुंच जाता है और फिर आपके लिवर में चला जाता है, और यह आपके लिवर में सूजन पैदा कर सकता है। इसे जठरांत्र संबंधी पारगम्यता समस्याएं कहते हैं। इसे रिसाव लीकी गट कहते हैं। कुछ लोग इसे लीकी गट कहते हैं। और मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था, कभी विश्वास नहीं किया, जब तक हमने सारा शोध, पढ़ाई और बाकी सब कुछ नहीं किया, और लगभग 8 साल पहले इसके बारे में पढ़ना शुरू नहीं किया। और यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया है कि जीवाणु भित्ति उत्पाद, मृत जीवाणु अंदर जा सकते हैं अगर कोई लीकी गट है। और जब वे अंदर जाते हैं तो वे अंदर पोर्टल वेन में, और वे यहां लीवर में जा सकते हैं और फैटी लीवर का कारण बन सकते हैं। और मैं अपने क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा देख रहा हूं कि कई मरीजों का लीवर फैटी होता है, जिसका मुझे कोई झात कारण नहीं है। और जब हम लीकी गट की जांच के लिए उन पर परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि उनका गट लीकी है, और यही बताता है कि उन्हें फैटी लीवर क्यों हुआ। अब उन्हें कोरोनरी कैल्शियम है, इसका फैटी लीवर से क्या लेना देना है? तो फिर यह थोड़ा जटिल हो जाता है, इसीलिए जरा धैर्य रखें। यहां से गुजरने वाले लिपोपॉलीसेकेराइड मैक्रोफेज द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और वे एलडीएल द्वारा भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। एलडीएल आपके कम सामान्य कोलेस्ट्रॉल वाले कण हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो एलडीएल एक छोटा घना कण बन जाता है। ये छोटे घने कण श्वेत कोशिकाओं द्वारा भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जब वे कोरोनरी धमनी में अवशोषित हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेज दीवार के अंदर पहुंच जाते हैं, दीवार के अंदर मर जाते हैं, उस छोटे घने एलडीएल को मुक्त कर देते हैं, और आपको धमनी की दीवार में वसा का एक छोटा समूह मिल जाता है। और यह सूजन पैदा करने वाला होता है। और कब यह सूजन पैदा करने वाला होता है और क्यों? क्योंकि यह अभी भी एक बाहरी कण है, तो यहां सूजन आ जाएगी। इसके विरुद्ध टी कोशिकाएं, इसके विरुद्ध बी कोशिकाएं, और इसमें सूजन आ जाती है। और जब इसमें सूजन होती है तो यहां से फट सकती है, बिल्कुल एक फुंसी की तरह। अब मैं आपको एक अवधारणा देना चाहता हूं। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों की दीवारों की सूजन है। मैं चाहता हूं कि आप एक उल्टे फुंसी के बारे में सोचें। आपकी त्वचा पर एक फुंसी है ना? एक दिन ये बड़ा 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 होता जा रहा है और फिर अचानक फट जाता है ना? ये आपकी धमनियों के अंदर का एक फुंसी हो सकती है। कैल्सिफाइड स्थिर पट्टिका, जैसा कि हम इसे कहते हैं, और नरम पट्टिका के बीच अंतर है। नरम प्लाक जो बहुत पारदर्शी होता है, बहुत अधिक वसा और सूजन वाली कोशिकाओं से भरा होता है, इतना कैल्सिफाइड नहीं होता। वे एक दिन कैल्सिफाइड हो जाएंगे जब वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस अवस्था में वे कमजोर हो सकते हैं, बिल्कुल एक फूंसी की तरह। फटकर उस पर खून का थक्का बन सकता है। अगर उस पर खून का थक्का बन जाता है तो वह फिर से एंडोथेलियलाइज हो सकता है। लेकिन अगर उस पर एक बड़ा खून का थक्का बन जाता है तो आपकी धमनी में रुकावट आ सकती है और दिल का दौरा पड़ सकता है। तो कुछ मरीजों में मुझे कोरोनरी कैल्सिफिकेशन का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और कोई नतीजा नहीं मिला। इस आदमी को इतना कोरोनरी कैल्शियम क्यों होना चाहिए? कभी धूम्रपान नहीं किया, वगैरह वगैरह। बात यहीं आकर खत्म होती है। और अगर बात यहीं तक पहुंचती है, जिसे मैं मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सिमिया कहता हूं, अगर उसे मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सिमिया है तो मैं मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सिमिया का इलाज करने के अलावा और क्या करूं? और आप इसका इलाज कैसे करते हैं? आहार और उपवास के जरिए। ठीक है, क्योंकि आप इसे ठीक करने वाले हैं आहार और उपवास के जरिए। देखिए, आहार और उपवास के कितने सारे प्रभाव होते हैं। मैंने आपको पहला मामला दिखाया था जिसमें वजन आपके हार्मोन पर असर डालता है। अब मैं दिखा रहा हूं कि वजन आपके पेट पर कैसे असर डालता है, और मैं आपको बताऊंगा कि यह आपके पेट पर कैसे असर डालता है। सबसे पहले मैं इस आदमी के साथ एक परीक्षण करूंगा, यह देखने के लिए कि क्या उसे खाने से कोई एलर्जी है। तो अगर उसे गेहूं से एलर्जी है, और मैं ग्लूटेन से संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गेहूं से संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। गेहूं में लगभग 600 प्रोटीन होते हैं, जिनमें से केवल 2 ही ग्लूटेन होते हैं। बाकी गेहूं के प्रोटीन हैं। गेहूं के प्रोटीन ये शरीर में प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, और ये लीकी आंतों का कारण बन सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है। और भी संवेदनशीलताएं हैं। मक्के, अंडे, डेयरी उत्पादों के प्रति संवेदनशीलता। हमने कई संवेदनशीलताओं की पहचान की है जो लीकी गट का कारण बन सकती हैं।
इसलिए खाद्य संवेदनशीलता परीक्षण के बजाय हम अब भी उनसे परहेज करते हैं। अगला, मैं इस मल को देखता हूं। अगर उन्हें विशिष्ट जठरांत्र संबंधी लक्षण है तो मैं या तो हाइड्रोजन मीथेन श्वास परीक्षण करवाऊंगा या मल परीक्षण करवाऊंगा। हाइड्रोजन मीथेन श्वास परीक्षण क्या है? यह एक परीक्षण है जो छोटी आंत में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। अगर आपके यहां गलत बैक्टीरिया है तो आपको एक बहुत पतली म्यूसिन परत मिलेगी, और जब आपकी म्यूसिन परत चली जाती है तो आपकी आंत की दीवार में एक छेद हो जाता है। आपको यहां बहुत सारा अच्छा गाढ़ा म्यूसिन चाहिए। आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया भी होने चाहिए। तो अगर आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया हैं तो आपके पेट में एक अच्छी मोटी म्यूसिन परत भी होगी। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आंत के अंदर क्या हो रहा है, यह सुनिश्चित करके कि हमारी आंत में अच्छी संख्या में बैक्टीरिया मौजूद हैं जो यहां रहते हैं। तो छोटी आंत में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि क्या है? बस मैं इस आदमी की तरफ मुड़ता हूं और कहता हूं, अरे कुछ कार्बोहाइड्रेट और चीनी खाने के बाद क्या तुम्हारा पेट बहुत फूल जाता है और गैस बन जाती है? हाँ, ये सब खाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे इनसे पूरी तरह से दूर रहना होगा, रोटी, चीनी और कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा पेट बहुत फूल जाता है और गैस बन जाती है। ओह, ठीक है। तो चलिए मीथेन श्वास परीक्षण करते हैं, या यूं कहें कि हाइड्रोजन श्वास परीक्षण। तो फिर वह इस छोटी नली में फूंक मारता है थोड़ा चीनी वाला पानी पीने के बाद, और हम उसका हाइड्रोजन उत्पादन मापते हैं 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे के बाद। और अगर उसके हाइड्रोजन स्तर में 20 भाग प्रति मिलियन से ज्यादा की वृद्धि होती है तो वह हाइड्रोजन कहां से आया? यह उसकी आंत में मौजूद खराब बैक्टीरिया से है। तो खराब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। तो वे खराब बैक्टीरिया कहां हैं? वे छोटी आंत में हैं। क्या उन्हें वहां होना चाहिए? नहीं, ज्यादातर बैक्टीरिया कहां होने चाहिए? ये आपके कोलन में होने चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप मरीज को अच्छा आहार नहीं देते, जब आप बैक्टीरिया को सही फाइबर नहीं खिलाते, तो वे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वे आपको खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने बैक्टीरिया को सही फाइबर नहीं खिलाते, पॉलीसेकेराइड। फाइबर क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? म्यूसिन। ये एक पॉलीसेकेराइड है। तुम मुझे फाइबर नहीं दोगे, मैं तुम्हारा म्यूसिन खा लूंगा। अगर मैं तुम्हारा म्यूसिन खा लूंगा तो तुम्हें क्या होगा? लीकी गट। देखा, फाइबर इतना जरूरी क्यों है? यही तो उन्हें बताइए। ठीक है, आपको फाइबर खाना शुरू करना होगा क्योंकि आप चाहते हैं कि ये लोग खुश रहें, और वो फाइबर खाएं जो मैं आपको देने वाला हूं, जो घुलनशील फाइबर है। मैं उस गाढ़े पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको ज्यादा मल देता है। मैं घुलनशील फाइबर की बात कर रहा हूं। घुलनशील फाइबर जैसे इनुलिन, जिसे पानी में डालने पर वो साफ हो जाता है। और जिस तरह के फाइबर के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसे कैसे तैयार किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप चावल बनाने वाले हैं, मुझे पता है कि आपको चावल बहुत पसंद है, तो क्यों ना आप उसे पकाएं, ठंडा करें, रेफ्रिजरेटर में रखें और अगले दिन खाएं? क्योंकि आपके पास प्रतिरोधी स्टार्च होगा, क्योंकि आपने जो किया है उससे उस पॉलीसैकेराइड को ऐसे रूप में बदल दिया है कि अब आप उससे निपट नहीं सकते, क्योंकि उसे ठंडा करके, गर्म करके, ठंडा करके और फिर अगले दिन खाने से उसकी संरचना बदल गई है। इसे दोबारा गर्म करने पर अब आप उसे पचा नहीं सकते, लेकिन उस चावल या आलू या शकरकंद में मौजूद अधिकांश घुलनशील फाइबर कोलन में पहुंच जाएगा, और फिर उसे कौन खाएगा? बैक्टीरिया। और क्योंकि बैक्टीरिया उसे खा रहे हैं तो वह उसे नहीं खाएगा। देखिए, सब कुछ एक साथ आ जाता है, पूरी तस्वीर एक साथ आ जाती है। यह बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे बैक्टीरिया यहां मौजूद रहे, इसलिए मैं उस मरीज की ओर मुड़ता हूं। मैं कहूंगा, देखो, तुम क्या खा रहे हो? तुम कौन सा फाइबर खा रहे हो? तुम कितनी बार ऐसा करते हो? अब उपवास करना क्यों जरूरी है? मैं इस व्यक्ति को उपवास के जरिए कैसे ठीक करूं? क्योंकि जब आप उपवास करते हैं और खाना बंद कर देते हैं वो सारे बुरे बेकार खाद्य पदार्थ, तो बैक्टीरिया की आबादी बदल जाती है। तो एसआईबीओ बदल जाएगा। क्योंकि याद रखें, हाइड्रोजन का उत्पादन उन बैक्टीरिया द्वारा होता है जो हिल गए क्योंकि आपने उन्हें सही जगह पर नहीं रखा था। एक बार जब आप एसआईबीओ का इलाज कर लेते हैं, और यह इलाज योग्य है, यह एक इलाज योग्य स्थिति है, आप छोटी आंत में बैक्टीरिया की वृद्धि से छुटकारा पा लेते हैं। अब मरीज को लगता है, ओह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आसान चीजें हैं। मैं उन्हें जड़ी बूटियां देता हूं, और मैं उन्हें विशेष प्रकार की, हाँ, मूल रूप से ये जड़ी बूटियां हैं और आवश्यक तेल। और मैं उन्हें कुछ प्रोबायोटिक्स भी देता हूं, और मैं उन्हें प्रीबायोटिक्स भी देता हूं,
जो बाद में एक अच्छा फाइबर होता है। लेकिन हमारे पास एक पूरा प्रोटोकॉल है जिससे छोटी आंत में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि का इलाज किया जा सके। उपवास इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जब आप 8 से 10 घंटे से ज्यादा उपवास करते हैं तो बुरे बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही चीनी की जरूरत होती है। अच्छे लोग, वे जीवित रहते हैं, उनकी मुख्य प्रजातियां जीवित रहती हैं। इसलिए उपवास बैक्टीरिया की अतिवृद्धि के उपचार का भी एक अभिन्न अंग है, और आप अपनी आंत में बैक्टीरिया की संख्या को सही विविधता में बहाल करना चाहते हैं। उपवास इसका एक अभिन्न अंग है। आपको इसे बहाल करने के लिए उपवास करना चाहिए। साथ ही जब आप खाना नहीं खाते और हर समय कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो आपकी आंत को ठीक होने का मौका मिलता है। इसलिए अगर आपकी आंत लीकी है तो गैप जंक्शन बेहतर हो जाएंगे। आप अपनी आंतों को जो ऊर्जा दे रहे हैं वह भी बेहतर हो जाएगी, ताकि वे क्योंकि यह एक बहुत ही ऊर्जा खपत वाली प्रक्रिया है आपकी आंत की मरम्मत के लिए, क्योंकि आपकी आंत की परत कुछ ही घंटों में बदल जाती है। ये जैविक है, आप जानते हैं। चयापचय की दृष्टि से आपकी आंत की परत बेहद सक्रिय होती है। तो यहां फिर से देखें, उपवास समस्या का एक हिस्सा ठीक कर देता है। मैं अपने मरीजों से यही कहता हूं। तो इस आदमी को मैं कहूंगा कि ये टेस्ट करवा ले। अगर उसका हाइड्रोजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसका इलाज करेंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओ और तुम्हें दवाइयां मिल जाएंगी तुम्हारे पेट और आंतों के लिए। हाँ, हाँ, हम आपके मल का एक नमूना लेना चाहते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ के कार्यालय से। हाँ, हृदय रोग विशेषज्ञ आपके मल का नमूना लेने का आदेश देंगे। देखिए, मैं हर मरीज का मल नहीं लेता, गलत मत समझिए, ठीक है? लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो मल का नमूना लेते हैं। उदाहरण के लिए, वह आदमी आकर मुझसे कहेगा, डॉक्टर, मुझे दिन में 4-5 बार दस्त होते हैं। अब ये सामान्य नहीं है। क्या यह सामान्य है? प्रतिभागी एक नहीं, उसे कुछ गड़बड़ है ना? अब मैं उसके मल का नमूना ले सकता हूं। या वह आकर कहता है, जानते हैं डॉक्टर, मैं 5 दिन में सिर्फ एक बार ही शौचालय जाता हूं, और फिर कभी कभी मैं 6 दिन तक जाता हूं, और फिर अचानक मुझे थोड़ा दस्त हो जाता है। खैर, यह अति प्रवाह है। अब उस तरह के आदमी के लिए मैं शायद उसके मल का नमूना भी ले लूंगा। अब बात यह है कि अगर आप इस आदमी की कोलोनोस्कोपी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यह कार्यात्मक रूप से हो रहा है, क्योंकि याद रखें कि आपके पेट में ये बैक्टीरिया है। न सिर्फ ये गड्ढबद्दी करते हैं, बल्कि ये आपके पेट के आंत्र तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। आपकी आंत के आंत्र तंत्रिका तंत्र क्या है? यह आपका दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है। आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या आपकी आंत में है। तो यह तंत्रिका तंत्र है आपकी आंत की दीवार में, और उम्मीद है अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो यह गति को एक ही दिशा में बनाए रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह वेगस तंत्रिका कनेक्शन है जो आपके मस्तिष्क तक जाते हैं। आपकी आंत और आपकी दीवार में मौजूद रसायन वास्तव में वेगस तंत्रिका से होते हुए आपके मस्तिष्क में जा सकते हैं। यह आपके रक्त प्रवाह में आपके लिवर के जरिए भी जा सकता है, और फिर इस तरह आपके मस्तिष्क में पहुंच सकता है। तो जब आप कुछ सोचते हैं या कुछ महसूस करते हैं, हो सकता है कि वह आप ना हो। मैं बस यही चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। देखिए, हम सोचते हैं कि यह सब हमारे बारे में है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मानसिक कोहरा है या अगर आपको अवसाद है, कौन उदास है? क्योंकि मैंने अपने मरीजों में ऐसा देखा है। हमने इसे ठीक कर दिया है और वे बहुत खुश होकर लौटते हैं। और मैं पूछ रही हूं, क्या अब वह सचमुच खुश है क्योंकि क्योंकि उसे इन सब बातों का जवाब मिल गया है? क्या इसीलिए वह खुश है, या वह इसलिए खुश है क्योंकि उसके न्यूरोट्रांसमीटर उसकी खराब आंत से अब कम हो गए हैं और उसका दिमाग बेहतर है? और हम जानते हैं कि अवसाद भी एक सूजन संबंधी स्थिति है। आप शरीर की सूजन से छुटकारा पा लेते हैं और अवसाद ठीक हो जाता है। तो यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह सिर्फ मरीजों पर किए गए अवलोकन हैं जो आपको बताते हैं कि आप जानते हैं यह कुछ और भी हो रहा है सिर्फ आंत को ठीक करने से ज्यादा। तो एसआईबीओ का इलाज करें, आहार में सुधार करें, जो हो रहा है उसे बदलें। आप अपनी आंत में क्या डाल रहे हैं, खासकर फाइबर। आपको अपने आहार में घुलनशील फाइबर चाहिए। अब घुलनशील फाइबर इन बच्चों को पोषण देने के अलावा ऊपरी हिस्से में हार्मोन के साथ और भी काम करता है।
जैसे कि मैंने आपको पहले वाले व्यक्ति के बारे में बताया था, है ना, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध था, है ना। तो क्या क्या उसे अपने आहार में ज्यादा फाइबर लेने से क्या फायदा होगा? उसे फायदा होगा क्योंकि जब वह खाना खाता है, जब वह 1 चम्मच इनुलिन लेता है, या यूं कहूं कि 1/4 चम्मच इनुलिन रात के खाने से पहले 1 गिलास पानी में, तो होता यह है कि यह ग्रहणी को एक बहुत ही चिकनी परत से ढक देता है, जिससे वह फाइबर ग्रहणी के पीछे के कोशिकाओं को छिपा लेता है। इसलिए वे कम हार्मोन बनाते हैं, जो अग्न्याशय को इंसुलिन में भारी वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप इसे छुपा रहे हैं ताकि उसके इंसुलिन में बहुत ज्यादा वृद्धि न हो। इसी तरह आपको फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। इसलिए आपको अपना आहार बदलना चाहिए। उस भोजन में फाइबर होना चाहिए, भोजन प्राकृतिक होना चाहिए, भोजन असली असली भोजन होना चाहिए, भोजन चबाया हुआ होना चाहिए, पिया हुआ नहीं। अपना खाना ना पिए, तुम्हें इसे खाना ही होगा। अगर तुम्हें इसका सबूत चाहिए तो अपना मिक्सर लो और उसमें कुछ डालो, जो चाहो उसका रस निकालो, और फिर उसे एक तश्तरी में डालकर देखो। और फिर मैं चाहता हूं कि तुम वही खाना लो और खाओ, लेकिन उसे निगल कर अगली तश्तरी में मत थूकना। और तुम दोनों को देखो, वे बिल्कुल अलग हैं। तुम्हें खाना पीना नहीं चाहिए, तुम्हें खाना चबाना चाहिए, क्योंकि इससे उसका गाढ़ापन बदल जाता है। तुम्हें सारे रेशे को टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, इसलिए वे पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। यार, मैंने पालक को फोड़ दिया, उसमें बहुत सारा रेशा था। वो सारा फाइबर ही नष्ट कर देते हैं उसे मशीन में डालकर। और जहां तक मुझे याद है, गुफाओं में एक 110 वोल्ट के आउटलेट नहीं थे। तो ये बिल्कुल अस्वाभाविक है, बिल्कुल अस्वाभाविक। तो लीजिए, इस आदमी की बात पर वापस आते हैं। तो उसमें भी, तो मैं इस आदमी से किस तरह का उपवास करवाऊंगा? मैं इस आदमी को एक अलग तरह का उपवास करवाऊंगा। मैं ये सब पहचान लूंगा, लेकिन उसे समय सीमित भोजन मिलेगा। सीधी बात है, यह अभी भी उपवास ही है, लेकिन वो शायद ऐसा ही करेगा। इस तरह के आदमी के लिए मैं 18/6 का उपवास करूंगा, जो मेरा पसंदीदा उपवास है ज्यादातर कामकाजी लोगों के लिए। अगर मुझे ज्यादातर लोगों पर दांव लगाना पड़े तो यह 18/6 होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही मेरे ज्यादातर मरीजों के साथ मिले सबसे अच्छे नतीजे हैं, यहां मेरे कार्यालय में, और उन लाखों लोगों के साथ भी जो दुनिया भर में इसे कर रहे हैं। ये पेट को 18 घंटे का ब्रेक देता है जब वे सिर्फ हम पानी पी रहे होते हैं। 6 घंटे के लिए वे भोजन करेंगे उस 6 घंटे की अवधि के दौरान। उन 6 घंटों के दौरान मुझे कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं है। आपको बस असली खाना खाना है, ऐसा खाना जो असली खाने जैसा दिखता हो। यह असली खाना होना चाहिए। इसमें कोई प्रसंस्करण नहीं, कोई कृत्रिम सामग्री नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इमल्सिफायर नहीं। वैसे इमल्सिफायर क्या होता है? आखिर इमल्सिफायर क्या होता है? डॉक्टर, मुझे नहीं पता इमल्सिफायर क्या होता है। मैं इमल्सिफायर नहीं खाता। हाँ, आप खाते हैं? आप सब इमल्सिफायर खाते हैं? इमल्सिफायर, जैसे ये पामोलिव तेल जैसा होता है। नहीं, पामोलिव डिशवॉशर। क्या आप उसमें से कुछ निगलना चाहेंगे? तो ये क्या करता है, ये यहां नीचे जाता है और इसे घोल देता है। इमल्सिफायर क्या करता है? इमल्सिफायर तेल और पानी को मिलाता है। इसलिए आपको इमल्सिफायर की जरूरत नहीं है। अब सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में इमल्सिफायर होते हैं। वे इमल्सिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप, वरना आपकी कुकी बस फैल जाएगी। इमल्सिफायर सब कुछ एक साथ रखता है, तेल और पानी को एक साथ। आपकी ब्रेड में इमल्सिफायर होते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें सभी प्रकार की सामग्री होती है। ब्रेड में केवल 3 सामग्री होनी चाहिए। इसके बजाय आजकल ज्यादातर ब्रेड में कम से कम 12 सामग्रियां होती हैं। इनमें से ज्यादातर के नाम तो आप बोल भी नहीं सकते। जब आप पॉलीसोर्बेट कहते हैं, पॉलीसोर्बेट क्या है? ये एक इमल्सिफायर है। आपकी आइसक्रीम, अरे हाँ, मैं रोज थोड़ी सी आइसक्रीम खाता हूं, इसमें एक इमल्सिफायर है। यही सब कुछ एक साथ रखता है। आइसक्रीम खाना बंद करो। तो जब भी तुम 80 पॉलीसोर्बेट पढ़ते हो, या पॉलीसोर्बेट जैसी दिखने वाली कोई भी चीज, ये सब इमल्सिफायर है। ये चीजें मत खाओ। तो जहां हम पहले थे वहां वापस आते हैं। तो ये आदमी 18/6 करेगा, वह पानी पिएगा, वह यहां कोई एस्ट्रोजेन नहीं डालेगा, या एस्ट्रोजेन उत्तेजक। ओह, मैं एस्ट्रोजेन नहीं खाता। बेशक तुम एस्ट्रोजेन खाओ, क्योंकि अगर तुम इन दिनों बहुत सारी मछलियां खा रहे हो,
तो उनमें एस्ट्रोजन होंगे। तुम प्लास्टिक खाओगे, प्लास्टिक में मौजूद कोई भी चीज एस्ट्रोजन रिसेप्टर उत्तेजक होती है। हां, और कोई भी रंग, कोई भी स्वाद, ये सब एक मोटापा बढ़ाने वाला माइक्रोबायोम बनाएंगे, क्योंकि ये आपके माइक्रोबायोम को प्रभावित करेंगे, जिसमें आपके सभी स्वीटनर भी शामिल हैं। तो मूल रूप से मैं उसे एक आहार दूंगा जो केवल संपूर्ण आहार होगा। 18, 6, अपनी आंतें आंतें व्यवस्थित करो। तो बस यही है, मैं इस पर काम करने वाला हूं।